नहीं सर, रिवीजन ही नहीं किया तो कहाँ से समझेगा। अच्छा आ जाओ इधर सर, आओ सब आओ, स्टार्ट करते हैं। रिटर्न सबसे पहले अपने लगाते हैं रिटर्न 139 में, उसके बाद उसका होता है समरी असेसमेंट 143(1) में। 100% रिटर्न का आजकल समरी असेसमेंट हो रहा है। फिर डिटेल्ड असेसमेंट के लिए या तो जा सकता है या तो नहीं जा सकता, नहीं जाएगा तो बात खत्म। और अगर जाएगा तो फिर क्या होगा, तो उसको नोटिस भेजेगा वो अपने को डिपार्टमेंट 142(1) में। उस नोटिस में क्या होगा, या तो अपने रिटर्न नहीं लगाए होंगे तो बोलेगा रिटर्न लगाओ, और रिटर्न लगा दिए होंगे तो बोलेगा इन्फॉर्मेशन दो, डॉक्यूमेंट्स दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, जो कि स्क्रूटनी करने के लिए तो अपने को ये डिपार्टमेंट को ये सब चाहिए ना, बिना उसके तो वो स्क्रूटनी कर नहीं पाएगा। अगर उसको नहीं समझ आया तो उसके पास दो पावर है, वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा देगा 142(2)A में, नहीं तो वो रेफर कर देगा वैल्यूएशन ऑफिसर को 142(A) में कि बताओ भैया कि क्या इसका मार्केट वैल्यू निकलता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। उसके बाद क्या हो जाएगा, रेगुलर असेसमेंट, डायरेक्टली भी रेगुलर असेसमेंट कर सकता है, इसके बाद भी स्टार्ट कर सकता है। रेगुलर असेसमेंट करने के लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा 143(2) का, 143(2) का नोटिस देगा और फिर रेगुलर असेसमेंट 143(3) में करेगा। अगर रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो बचा देगा 144 में, और अगर स्पेशल ऑडिट या रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर वहां पे कुछ गड़बड़ करोगे तो भी वो बचा सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, डिमांड ऑर्डर, एक्सेप्ट करते हो पे कर दो, घर चले जाओ। नहीं एक्सेप्ट करते हो तो आरआर करो, अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन। ओके, अब फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ से चार्ट एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, कल से एक्सटेंड कर रहे हैं चार्ट को। अब इन फ्यूचर डिपार्टमेंट को तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा या डिपार्टमेंट को तुम्हारे खिलाफ कुछ मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, असेसमेंट खत्म ही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ फ्यूचर में तुम्हारे मिला तुम्हारे खिलाफ, तो या तो बड़ा मिलेगा या तो कुछ छोटी चीज मिलेगी। अगर कोई छोटा इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, 147 153 का रीअसेसमेंट करेगा। रीअसेसमेंट 147 से 153 के बीच में करेगा। ये कब तक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अपने 3 साल और 10 साल, यानी वो 3 साल पीछे तक जा सकता है, 10 साल पीछे तक भी जा सकता है। कैसे क्या पढ़ेंगे। और अगर कुछ उसको बड़ा मिलेगा तो वो क्या करेगा, रेड 133 में रेड करवा देगा, सर्च सीजर वगैरह ये सब कुछ करवा देगा। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, आज अपने स्टार्ट करेंगे 147 153 से रीअसेसमेंट, और टाइम बचेगा तो सर्च एंड सीजर कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं रीअसेसमेंट की तरफ, जो कि है अपना पेज नंबर, आ जाओ सब पेज नंबर 166 में, इनकम स्केपिंग असेसमेंट। ओके, इसके पहले आगे बढ़े और कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं, फ्लो क्या होता है इस चैप्टर का। हर चैप्टर का फ्लो डिसाइड किया तो इसका भी करते। रीअसेसमेंट का फ्लो ऐसा होता है, रीअसेसमेंट, ठीक है, या तो वापस से असेसमेंट कर रहे हैं या तो फर्स्ट टाइम असेसमेंट, दोनों ही कवर होता है इसमें। अब क्या होगा, देखो जनरली 147 किसके लिए होता है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट, यानी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि तुम्हारी इनकम थी और तुमने रिटर्न में बताई नहीं, ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा आरोप है तुम्हारे ऊपर, तो उसके लिए उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाके 151 में अप्रूवल लेके आएगा। अप्रूवल किससे लेके आएगा, तुम लोग को पता है, जो भी इनके बॉसेस होते हैं, पीसीआईटी सीसीआईटी कल जो पढ़ा था ना, उन लोग से अप्रूवल लेके आएगा। फिर 149 में टाइम लिमिट चेक करेगा कि टाइम विद इन टाइम लिमिट है कि नहीं, नोटिस भेजने का टाइम है कि नहीं, वो 149 में लिखा है, तो 149 की टाइम लिमिट चेक करेगा। 150 में लिखा है कुछ सिनेरियो में टाइम लिमिट लगती ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड टाइम है, तो वो यहाँ पे लिखा है 150। अब यहाँ से एक नया सेक्शन ऐड ऑन हुआ है, उस सेक्शन का नाम है 148A, ठीक है। देखो रीअसेसमेंट होता है सेक्शन नंबर 147 में, ये पावर दे रही है कि रीअसेसमेंट तुम कर सकते हो। रीअसेसमेंट करने के लिए तुमको जो नोटिस भेजना है वो नोटिस होता है 148 में, ठीक है। रीअसेसमेंट 147 में होता है, उसका नोटिस 148 में जाता है। लेकिन अभी एक नया सेक्शन ऐड ऑन हो गया इस साल से, और उसमें बोला है कि अगर तुमको 148 का नोटिस भेजना है, अगर तुमको 148 का नोटिस भेजता है तो तुमको 148A पहले कंप्लाई करना पड़ेगा। 148A क्या होता है, OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, शो कॉज नोटिस होता है, कारण बताओ कि मेरे को कारण बताओ, शो मी अ कॉज व्हाई आई शुड नॉट इनिशिएट 147, ऐसे डिपार्टमेंट अपने को एक नोटिस भेजेगा। फिर अपने उसको कारण बताएंगे, सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड होगा तो 148 का नोटिस आ जाएगा।
फिर 147, सो दिस इज अ न्यू एडिशन ओवर ईयर 148A, पहले नहीं हुआ करता था ये। उसके बाद डिमांड आएगा और वो डिमांड में कौन सा रेट यूज होगा ये 152 में लिखा है, सब एक एक करके समझेंगे। अपने कर रहे रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला चीज होता है, तुम आरोप लगा रहे हो तो पहले बॉस से जाके परमिशन लेके आओ। 151 में जाके परमिशन लेके आओ। 149 में टाइम लिमिट लिखा है कि पहले टाइम लिमिट चेक कर लो कि भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, सिर्फ वैसे ही मत भेज देना, क्योंकि 3 और 10 साल तक ही भेज सकते हैं। फिर 150 में क्या लिखा है, कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगा कि उसको सिनेरियो में। अब 147 का अगर असेसमेंट करना है तो 148 का नोटिस भेजना पड़ेगा। अगर 148 का नोटिस भेजना है तो पहले 148A तुमको करना पड़ेगा। अच्छा, रीअसेसमेंट ये इस साल से अमेंडमेंट हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा इससे, पक्का आएगा। तो देखो, रीअसेसमेंट पहले जो होता था ना, पहले कोई OOBH नहीं आता था। पहले क्या करता था, स्ट्रेट अवे फाइल खुल जाती थी, और वो भी 6 साल तक, 6 साल और काफी बैक तक भी चले जाते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया, अब बोला गया है कि सिर्फ 3 साल और 10 साल तक के पीछे जा सकते हो। OOBH देना पड़ेगा, वो 148A के तहत तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा फ्लो है। तो सबसे पहले अप्रूवल देख लेते हैं। 151 में अप्रूवल, मैंने क्या बोला, तुम कितने साल पीछे जा सकते हो, 3 साल और 10 साल। अगर 3 साल तक के पीछे जाना है सिर्फ तुमको, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये नोट्स में लिखा हुआ है। 10 साल कहाँ लिखा हुआ है बताऊंगा, अभी बस सिर्फ सुनो, ठीक है। तो अगर तुमको 3 साल तक के पीछे जाना है तो तुमको PCIT, PDIT, CIT, DIT, अब समझ आ रहा होगा कौन है ये, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फिर CIT और DIT, ये लोग, ओके। इसका अप्रूवल लेके आओ। बियॉन्ड 3 जाना है तो PCIT, PDIT का अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी एक बार जस्ट रीड कर लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अप्रूवल लेना पड़ेगा तुमको। अप्रूवल ले लिया 149 में, सॉरी 151 में, 151 में अप्रूवल ले लिया। अब क्या करेंगे, 149 का टाइम लिमिट चेक करेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काफी ज्यादा अमेंडमेंट आ चुकी है। तो पहले 149 का टाइम लिमिट देख लेते हैं कि टाइम लिमिट क्या है। तो बोलता है कि नोटिस अंडर सेक्शन 148, ठीक है। 148 का नोटिस क्यों भेज रहे हैं, ताकि 147 इनिशिएट कर पाए। तो 148 का अगर तुमको नोटिस भेजना है तो तुम कब तक भेज सकते हो, अप टू 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यानी जिस असेसमेंट ईयर का तुमको फाइल खोलना है, उस असेसमेंट ईयर से आगे 3 साल, बस इतना ही नोटिस भेज सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं भेज सकते हो। बट अगर तुमको ऐसा लगता है कि जो इनकम है दैट इज स्केप्ड असेसमेंट, जो इनकम स्केप्ड असेसमेंट है दैट इज अमाउंट टू या लाइकली टू, या तो तुमको लगता है या तो तुमको पता है कि वो 50 लाख और मोर है फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, तब तुम 10 साल पीछे तक जा सकते हो। तुम कितना साल पीछे तक जा सकते हो, 10 साल पीछे तक जा सकते हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो इसका नोटिस 148 का कब तक आ सकता है अपने को, 3 साल, 24, 25, 26, यानी 31/3/26, 3 साल तक के नोटिस कभी भी आ सकता है। 22-23 का, 22-23 का नोटिस कभी भी आ सकता है 3 साल के अंदर अंदर। और अगर यही केस होता तुम्हारा मोर देन 50 lakhs का, तो ये 10 years तक चला जाता, 10 years तक कभी भी नोटिस आ सकता था। अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो चेंजेस आए ये तो इस वाले ईयर से आए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। बट फाइनेंशियल ईयर 20-21 पे पुराना प्रोविजन लगता था, पुराना टाइम लिमिट। और पुराना जो टाइम लिमिट था वो था 6 years तक सिर्फ पीछे जा सकते हैं, सिर्फ 6 years तक पीछे जा सकते हैं इफ इनकम स्केप्ड अमाउंट टू 1 लाख और मोर। अगर 1 लाख से ज्यादा का केस था तो 6 साल तक पीछे जा सकते थे अपने, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जैक्टली ये आई है, प्रोविजन से नहीं, स्ट्रेट अवे एग्जांपल से समझते हैं कि दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे। असेसमेंट ईयर 12-13, 50 लाख के ऊपर का केस है, ठीक है। बताओ न्यू प्रोविजन के हिसाब से इसमें कब तक अपने इशू कर सकते हैं, 50 लाख के ऊपर है, 6 साल तक जा सकते हैं पीछे, सॉरी, हाँ ठीक है, 10 साल तक, 10 साल तक पीछे जा सकते हैं। तो इसका कब तक आ जाना चाहिए था, 31/3/2023 तक आ जाना चाहिए।
बट ओल्ड लॉ के हिसाब से इसका कब तक आना चाहिए? ओनली 6 ईयर्स, यानी 31/3/2019 तक ही आना चाहिए। तो बताओ, ओल्ड लॉ विल प्रिवेल और न्यू लॉ विल प्रिवेल? तो गवर्नमेंट बोलती है कि ओल्ड लॉ में अगर तुम्हारा डिबार्ड हो जाता है, टाइम टाइम डिबार्ड हो जाता है, तो उस सिनेरियो में न्यू लॉ तुम नहीं अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर हैरेसमेंट हो जाएगा ना। ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे तो सिर्फ 6 साल तक का ही फाइल ओल्ड के हिसाब से खोल सकते थे, न्यू के हिसाब से 10 साल का फाइल खोल सकते थे। तो जैसे ही न्यू लगता तो सब क्या करते, पुराना पुराना फाइल फटाफट फटाफट सारे एओ स्टार्ट कर देते खोलना, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम बार्ड नहीं होता। तो इसीलिए बोला गया कि अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से तुम टाइम बार्ड हो गए हो तो न्यू लॉ का यूज करके तुम वो फाइल नहीं खोल सकते हो, न्यू लॉ का यूज करके तुम वो फाइल को नहीं खोल सकते हो। समझा सबको? लिखा क्या है? नोटिस अंडर 148 कैन नॉट बी इशूड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 और अर्लियर, चूंकि इसके बाद से अमेंडमेंट आया है। इफ सच नोटिस कुड नॉट बी इशूड एज पर ओल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149। एग्जाम पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अपने को, बस ये याद रखना है कि ओल्ड प्रोविजन 6 ईयर्स तक जा सकते थे 1 लाख और मोर होने से। ठीक है, रुको दीपांशु, पहले इधर आओ, कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मोर देन 50 lakhs का एग्जांपल है। ठीक है, तो ओल्ड के हिसाब से 6, न्यू के हिसाब से 10, राइट? ओके, असेसमेंट ईयर 10-11 ओल्ड के हिसाब से कहां एंड होगा? 31/3/2017, राइट? और यहां पे 31/3/2021। तो बस इस सिनेरियो में क्या अपने यहां तक एक्सटेंड कर पाएंगे या सिर्फ यहीं तक एक्सटेंड कर सकते थे? सिर्फ यहां तक एक्सटेंड कर सकते थे, यानी अपने इशू कर पाएंगे क्या नोटिस? नहीं, नहीं इशू कर पाएंगे नोटिस। चलो फिर देखते हैं 14-15। 14-15 के लिए क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 31/3 ओल्ड के हिसाब से, बोलो, 15 + 6 21। अच्छा, ये तो ऑलरेडी वैसे भी टाइम बार्ड है, ओल्ड के हिसाब से भी न्यू के हिसाब से, दोनों के हिसाब से टाइम बार्ड हो गया, क्योंकि 31/3/21 तो अपने एग्जाम के लिए तो क्रॉस हो चुका है। अपने को तो 1/4/21 से देखना है, अपने लिए तो 1/4/21 चल रहा है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर है अपना। तो ये तो दोनों में ही टाइम बार्ड हो गया था। ये वाला देखो, इसका होता है 31/3/21। ओके, न्यू के हिसाब से बताओ कब तक इशू कर सकता है ये, राइट? ठीक है, तो मेरे पास अभी टाइम है इशू करने का, पर मैं कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ओल्ड के हिसाब से टाइम बार्ड हो गया है, इसलिए 17-18 के लिए बता दो। 24, ओके, और यहाँ पे 2028, राइट? इशू कर सकता हूं, दोनों ही केस में इशू कर सकता हूं, तो यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है असेसमेंट ईयर 21-22 और अर्लियर कैन नॉट इशू, तो इसका ये मतलब है क्या कि 21-22 असेसमेंट ईयर के पहले वाले के लिए नोटिस नहीं आएगा? ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। इसमें लिखा अगर 21-22 से पहले वाले जो असेसमेंट ईयर है अगर वो ओल्ड के हिसाब से टाइम बार्ड हो जाएंगे तो वो न्यू के हिसाब से इशू नहीं कर पाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल में देखो 17-18, ये बिफोर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, लेकिन देखो इसका फिर भी अपने इशू कर रहे हैं नोटिस, क्यों? क्योंकि इसका टाइम लिमिट अभी अपने पास अवेलेबल है। और इसको इन समरी बोलने का ट्राई करूं तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि असेसमेंट ईयर 21-22 से पहले सिर्फ 6 ईयर देखेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 के बाद वाले के लिए 10 या 3 जो भी एप्लीकेबल है वो ईयर्स देखेंगे। सिंपल अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो जो भी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि अमेंडमेंट है, अगर वो असेसमेंट ईयर 21-22 के पहले से रिलेटेड है तो उसके लिए जो टाइम अपने देखेंगे वो ओल्ड प्रोविजन वाला देखेंगे, 6 ईयर्स वाला देखेंगे। और अगर वो 21-22 के बाद वाला फाइल खोल रहा है तो उसके लिए अपने 10 या 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन दी केस देखेंगे। सिंपल। चाहो तो यहाँ पे लिख लो, अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे लिख लो। अप्रूवल गया, टाइम लिमिट गई, दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब समझा ये 3, 10 और मोर देन 50 क्या लिखा हुआ है?
ओके, रिवीजन में हेल्प करेगा। 150 में लिखा है कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखो, notwithstanding anything contained in this section 149, a notice 148 may be issued at any time for the purpose of making an assessment or reassessment in consequence of an order given effect to the 150, 154, 160, 160, 164 समझा नहीं समझा बता रहा हूं। अगर कोई सीआईटी अपील, आईटैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि इस बंदे का रीअसेसमेंट करो, उस ऑर्डर में लिखा है कि इस बंदे का रीअसेसमेंट करो, तो नो टाइम लिमिट, वो कितने भी पीछे जा सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी भी नोटिस आ सकता है, कोई वो नहीं है। तो अगर कोई सीआईटी अपील, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में लिखा है कि इस बंदे का रीअसेसमेंट करो, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर नोटिस। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? आगे बढ़े 148 में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्ट में ही लिखा हुआ, ये एक्ट का लैंग्वेज है कि बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर 148, हाँ बाद में लिख लेना, बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर 148 एओ शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एसएससी को, शो कॉज एज टू व्हाई नोटिस अंडर 148 शुड नॉट बी इशूड टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी 148 ए का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। 148 के प्रोसीजर में क्या लिखा है कि अगर तुमको 148 का नोटिस देना है, ठीक है, ताकि तुम 147 कर सको, तो उसके लिए तुमको तो पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट करना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको तुम चेक करो, फिर एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो एसएससी को, उसको एक शो कॉज नोटिस इशू करो। शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस कि क्यों मैं तुम पे 148 का नोटिस नहीं डालूं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने इनकम स्केप की है, तुम मेरे को बताओ मैं तुम पे क्यों नहीं 148 करूं, ताकि 147 मतलब क्यों नहीं इनिशिएट किया जाए। अब ओबीएस दिए हैं, शो कॉज नोटिस दिया, तो टाइम लिमिट भी तो देना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं तुम रिप्लाई कर देना नॉट लेस देन 7 days बट नॉट मोर देन 30 days। अच्छा, ये टाइम पीरियड नोटिस में दिया होगा, जो नोटिस का टाइम पीरियड होगा दैट शुड नॉट बी लेस देन 7 days एंड मैक्सिमम 30 days। तो मिनिमम 7 days, मैक्सिमम 30 days होना चाहिए रिप्लाई करने का, ठीक है। अच्छा, शो कॉज नोटिस में अगर 3 दिन लिखा है तो 3 दिन बोलेंगे, फिर नहीं, मिनिमम तो 7 days होना ही चाहिए। 8 days लिखा है तो चलेगा, हाँ। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ द एसएससी, फिर एक ऑर्डर पास करना है 148A में। 148A में ऑर्डर पास करेंगे कि तुम जो केस लेके आए हो या ये जो केस है, ये केस फिट है फॉर 148, फिट है या फिट नहीं है, जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर इशू करेंगे। क्योंकि हो सकता है उसने जो रिप्लाई दी हम सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ चलो ठीक बोल रहा है, तो सिनेरियो में फिर 148 नहीं करने का जरूरत है, वहीं क्लोज हो जाएगा। 148 एक ए का ऑर्डर आएगा, वो बोलेगा दिस केस इज नॉट फिट फॉर 148, है ना, सिंपल। बट ये 148 ए कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए 1 month के अंदर। ये 1 month कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अगर रिप्लाई मिला है तो जिस दिन रिप्लाई मिला वहां से उस मंथ के एंड से 1 month के अंदर 148 ए का आ जाना चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं मिला है तो जो भी पीरियड मेंशन था नोटिस में, वो पीरियड जब एंड एक्सपायर हो जाएगा उसके एंड ऑफ द मंथ से 1 month, ठीक है। तो बोलते हैं बिफोर इशू ऑफ नोटिस अंडर 148, ताकि 147 का रीअसेसमेंट कर सके। बट 148 नोटिस देने से पहले तुमको क्या करना है, एक इंक्वायरी कंडक्ट करो पहले, सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर ऊपर से देखो क्या है नहीं है मैटर। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, शो कॉज नोटिस इशू करो कि हम तुम पे 148 का नोटिस क्यों नहीं इशू करे। फिर रिप्लाई का टाइम दो उसको, टाइम मिनिमम 7 days, मैक्सिमम 30 days हो सकता है। फिर रिप्लाई को भी तुम कंसीडर करोगे, तुम्हारे पास जो मटेरियल है उसको भी कंसीडर करोगे, और 1 महीने के अंदर तुम ऑर्डर पास करोगे 148A का, जिसमें तुम ये लिखोगे आइदर दिस केस इज फिट फॉर 148 और दिस केस इज नॉट फिट फॉर 148A 48।
अगर 148 के लिए फिट नहीं है तो खत्म, कुछ नहीं होगा, आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। अगर फिट है तो फिर क्या करेंगे, 148 का नोटिस देंगे और 147 को इनिशिएट कर देंगे। अच्छा याद करो फर्स्ट क्लास में क्या बोला था, असेसमेंट सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, 143 में और 144 में, और कोई असेसमेंट नहीं होता है। यानी ये 148 का जब नोटिस आएगा ना, इसमें भी वो तुमसे रिटर्न ही भरवाते हैं ताकि वो वापस से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके 143 या 144 में। कैसे होता है समझाऊंगा, अभी इधर देखते हैं। अब अपने ऊपर क्या पढ़े थे कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है, तो दो एक्सप्लेनेशन वर्क करते हैं, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है, ये भी ऐड हुआ, अमेंडमेंट है। इसमें बोलते हैं इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट, पहले एक्सप्लेनेशन 2 देख लेते हैं, डीम टू हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये तीन केसेस है, ठीक है, अगर ये तीन केसेस है तो हमेशा माना जाएगा कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो डीम्ड इंफॉर्मेशन है और वो 148 ए को कंप्लाई नहीं करना है, स्ट्रेट अवे 148 इशू कर देगा। अगर ये तीन केसेस है, अगर ये तीन केसेस है तो स्ट्रेट अवे 148 आएगा, 148 ए कंप्लाई करने का मतलब ओबीएस देने का कोई नीड नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना है, शो कॉज नोटिस नहीं देना है, 7 दिन का टाइम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, स्ट्रेट अवे 148 का नोटिस उसके मुंह पे फेंक के मार देने का है। क्या केस है, सर्च इनिशिएटेड अंडर 132 या रेजुकेशन अंडर 132 ए, आज पढ़ेंगे इसको, समझेगा, अभी बस समझो। रेड का केस है, अगर सर्वे, सर्च और सर्वे का केस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ना सर्च में क्या होता है, वो तुम्हारे घर आते हैं, वो तुमसे डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर क्या हुआ, ऑब्वियस हो गया ना, अब तो फिर करना ही है। अच्छा सर्च एंड सर्वे में भी अमेंडमेंट आया, ठीक है। सर्च एंड सर्वे में पहले 153 सी 153 ये सारे सेक्शन लगते थे, अब क्या हो गया है ना, अगर ये दो वर्ड ऐड हो गए इसमें एक्सप्लेनेशन 2 में, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर सर्च होता है, सर्वे होता है, बहुत सारा प्रोसीजर है, पढ़ेंगे, एंड में क्या होगा, एंड में वो 148 में आ जाएगा और फिर 147 स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि अगर तुम्हारा सर्च होता है या सर्वे होता है तो फिर आपको 148 ए नहीं फॉलो करना, आप स्ट्रेट अवे 148 फॉलो करो, नोटिस दे दो। तीसरा केस क्या है, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी बुक सीज्ड इन एनी केस एनी अदर पर्सन बिलोंग टू दी एसएससी। मान लो हुआ क्या, सर्च हुआ, ठीक है, रेड हुआ, रेड हुआ समझ लो, मेरी गर्लफ्रेंड के घर में रेड हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड के घर में रेड हुआ और वहां पे ऑब्वियसली मेरा मनी, बुलियन, ज्वेलरी ये सब पकड़ में आ गया। अब वो है किसका, है मेरा, पकड़े उसके घर में गए, उस सिनेरियो में मेरे ऊपर स्ट्रेट अवे 148 आएगा, 148 ए नहीं कंप्लाई होगा, ओबीएच नहीं मिलेगा मेरे को सीधा 148 का नोटिस आ जाएगा, ठीक है। तो तीन केसेस बन रहे, क्या, सर्च 132 132 ए, सर्वे 133 ए, मनी, बुलियन, ज्वेलरी जो कि पकड़ा गया है किसी और के घर में लेकिन वो है मेरा, बिलोंग्स टू एनी अदर पर्सन, तो उस सिनेरियो में फिर मतलब हो जाएगा। भरोसा नहीं हो रहा है, किसी और के घर में मिला लेकिन है मेरा, बेस्ट एग्जांपल टिल डेट। अच्छा 148 फॉलो करने की नीड नहीं है, कोई ओबीएच नहीं मिलेगा, स्ट्रेट अवे 148 का नोटिस तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे। 148 148 148 क्या आएगा, 148 में लिखा क्या होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, वो तुमको बोलेंगे रिटर्न फर्निश करो, जो तुम रिटर्न फर्निश करोगे उसको मान लिया जाएगा डीम रिटर्न अंडर सेक्शन 139। अब जैसे ही इसको डीम रिटर्न मान लिया जाएगा अंडर 139 तो ये स्ट्रेट अवे देखो 147 पावर देता है, ठीक है। अपने जनरली असेसमेंट कब तक कर सकते हैं, 9 मंथ्स, याद करो जो टाइम पीरियड था। अब 9 मंथ्स एक्सपायर हो गया, असेसमेंट ईयर अपने को जाना है समझ लो 17-18 का, तो अपने अभी कर सकते हैं क्या, उसको नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं, रेगुलर असेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 9 मंथ्स का ही टाइम था। लेकिन 147 में लिखा है कि 3 साल तक पीछे जा सकते हैं, तो फिर जा सकते हैं, फिर उसका असेसमेंट वहां पे खोल देंगे और खोल के वापस से उसको उसी फ्लो में लाके रख देंगे, किस फ्लो में, इस वाले फ्लो में। रिटर्न लगाया, प्रोसेस डिटेल 142 ये वो, रेगुलर असेसमेंट बजा, यानी अल्टीमेटली
यही दो असेसमेंट है और कोई असेसमेंट है नहीं, इस चीज को क्लैरिटी रखना माइंड में, ठीक है। तो अपने किए 148 ए, 148 में अपने दो एक्सप्लेनेशन देखे, एक्सप्लेनेशन अच्छा एक ही देखे, एक बाकी है अभी, दूसरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन में कब बोला जाएगा कि जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो सजेस्ट करता है कि इनकम हैज स्केप्ड असेसमेंट। अपने पास जो इंफॉर्मेशन है अपने कैसे मानेंगे कि वो इंफॉर्मेशन सजेस्ट करता है कि इनकम हैज स्केप्ड असेसमेंट। तो दो चीज होंगे, वो इंफॉर्मेशन को फ्लैग करेगा, और वो फ्लैग कैसे होता है इंफॉर्मेशन, इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड। सीबीडीटी एक स्ट्रेटेजी बनाया, एक रिस्क मैनेजमेंट, उसके हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन फ्लैग हो रही है तो मान लेंगे कि इनकम एस्केप हुई है। फॉर एग्जांपल समझ लो बैंक, अगर एक स्ट्रेटेजी, ऐसा है नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो सीबीडीटी का एक स्ट्रेटेजी है कि किसी भी बंदे के अकाउंट में अगर 3-3 लाख रुपया कर से ज्यादा अगर डिपॉजिट होता है तो वो ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है वहां पे, तो वो फ्लैग हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। वो जैसे ही फ्लैग हो जाएगा फिर वो चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कैग बोलेगा तो ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अगर बोल दिया कि इसका कुछ गड़बड़ है तुम चेक कर लो, तो फिर बात खत्म। तब तो फिर मतलब इंफॉर्मेशन हम मान लेंगे कि सजेस्ट करता है कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो दो चीजें होंगी, या तो इंफॉर्मेशन फ्लैग होगा इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी, या अगर कैग कोई फाइनल ऑब्जेक्शन रेज करता है किसी भी बंदे के ऊपर, विजय माल्या हो गया या कोई भी हो गया, तो उस सिनेरियो में फिर तो करना ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर 148 आना ही आना है। देखो एक्सप्लेनेशन 1 जब होगा तो 148 ए को कंप्लाई करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 जब होगा तो 148 को कंप्लाई नहीं करना है, स्ट्रेट अवे 148 इशू कर देना है। ये हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? 147 में क्या करेंगे, बोलेंगे रिटर्न फाइल करो, उस रिटर्न को अपने डीम रिटर्न बोलेंगे। ये ओनली पावर है, ये 143 144 में ही असेसमेंट होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिख के मत आना, अपने समझने के लिए सिर्फ समझ लो, क्योंकि एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। बस अपने समझने के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझना। तुम लोग ज्यादा बोलेंगे तो तुम लोग कुछ और ही लिख के आ जाओगे, फिर मार्क्स कट जाएगा, उतना नहीं समझना है। अब मान लो हुआ रीअसेसमेंट शुरू हो गया, असेसमेंट रीअसेसमेंट वगैरह हो गया, अगर हो गया है तो फिर कुछ डिमांड आएगा। वो डिमांड जो आएगा, जो भी अपनी टोटल इनकम इंक्रीज होगी उस पर एक टैक्स रेट लगेगा, तभी तो डिमांड निकल पाएगा ना। तो टैक्स रेट अपने को किस असेसमेंट ईयर का यूज करना है, जिस असेसमेंट ईयर का फाइल खुला है या करंट असेसमेंट ईयर का। तो 152 बोलता है तुमको वो रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट यूज करना है। यानी अगर तुमने 15-16 का फाइल खोला है तो 15-16 का टैक्स रेट यूज करना, ठीक है। 22-23 का नहीं यूज करना है। अब आ जाओ 147 पढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 147 प्रोवाइड दैट इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, अगर कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स है तो ही 147 करेंगे, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट इनकम का 147 हो सकता है क्या? नहीं, तो लिख लेना एग्जेम्प्ट इनकम का 147 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है कि जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है सिर्फ उसी का ही 147 हो सकता है। Has escaped assessment for any assessment year, the AO may subject to section 148 to 143 assess or reassess। देखो वर्डिंग क्या लिखी है, assess भी कर सकते हैं, reassess भी कर सकते हैं। reassess इसका क्या मतलब होता है, एक बार असेसमेंट जिसका हो गया है उसको वापस से रीअसेसमेंट में ले सकते हैं, ले सकते हैं। एक बार जिसका असेसमेंट नहीं हुआ है उसको भी रीअसेसमेंट में ले सकते हैं, ले सकते हैं, यानी 147 में ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं। एक बार किसी का रीअसेसमेंट हो गया है तो वापस से रीअसेसमेंट में ले सकते हैं क्या? जितनी बार चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, ये प्रूव करना पड़ेगा। मतलब मान लो कि तुम्हारा केस खुला, दीपांशु का करोड़ों रुपए का संपत्ति का केस खुला है और वो करोड़ों रुपया में सिर्फ 75 लाख रुपीज ही पकड़ में आया, टैक्स वैक्स पे करके ये बढ़िया खुशी खुशी जा रहे थे। 3-4 साल बाद वापस से इस पे एक और नोटिस आ गया उसी रिमेनिंग 25 लाख पे, तो आ सकता है क्या?
आ ही सकता है, प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन 1 या एक्सप्लेनेशन 2 सेटिस्फाई होना चाहिए। सच इनकम एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, अब यहां देखो, एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स which has escaped assessment and which come to the notice subsequently in the course of proceeding under this section। मतलब असेसमेंट ईयर 19-20 का तुम्हारा चल रहा था, ठीक है, असेसमेंट ईयर 19-20 का केस तुम्हारा चल रहा था, चलते 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 16-17 का एक इनकम स्केपिंग असेसमेंट पकड़ में आया, तो क्या उसको भी रीअसेस कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं। और इनफैक्ट if AO finds some other income escape for assessment, then AO can assess and reassess such income without issuing fresh notice and without passing order under 148A। यानी 148 भी नहीं कंप्लाई करेंगे, 148A भी कंप्लाई नहीं करेंगे। अगर पकड़ में आ गया तब तो फिर तुम मान लो तुम्हारा असेसमेंट ईयर 1920 का केस चल रहा था, चलते चलते उसको 15-16 का एक फिगर मिला, और जब 15-16 का फिगर को ऐसे 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 बाहर निकाला तो पता चला 15-16 में भी तुमने इनकम स्केप किया था असेसमेंट से। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वो 15-16 का भी इनकम को वो असेस कर देंगे एंड उसके लिए 148 भी नहीं भेजेंगे और 148A भी। 148 नहीं आएगा तो 148A तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि 148A तो उसके पहले आता है, सीधी सी बात है। For making assessment, AO bound to serve notice under 148. 148 can only be served after following the procedure of 148A. Notice under 148 कुछ एक्सेप्शन केस, 3 एक्सेप्शन केस, जल्दी बताओ कौन सा, एक सर्वे का, एक 132A का, एक 133 का, और एक तुम्हारा मनी बुलियन वगैरह जो किसी और के यहाँ पकड़ा पर था मेरा, ठीक है। ओके चलो आ जाओ इधर, इसके थ्रू बता देते हैं। देखो 151 में आता है अप्रूवल, सबसे पहले अप्रूवल ले लो पीसीआईटी डीजीआईटी का, फिर टाइम लिमिट चेक कर लो 149 में 3 साल और 10 साल पीछे जा सकते हो। 10 साल कब, जब 50 लाख से ज्यादा का केस है। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर असेसमेंट ईयर 21-22 वाले 20-21 वाला है तो उस सिनेरियो में सिर्फ, और 21-22 वाला है तो उस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ 6 साल पीछे जा सकते हैं। 150 बोलता है कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगा अगर ऑर्डर ऑफ हाईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये वाला है, ठीक है। 148A बोलता है OOBH, अगर तुमको 148 का नोटिस देना है टू कंडक्ट 147, उसके पहले तुमको 148A को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। सॉरी 148 क्या बोलता है कि तुम उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, शो कॉज नोटिस दो, 7 से 30 दिन का समय दो, जब वो रिप्लाई कर देगा उस रिप्लाई को कंसीडर करो, फिर एक ऑर्डर पास करो 148A में जहां तुम ये बोलोगे वेदर दिस केस इज फिट फॉर 148 और नॉट, अगर फिट है तो आगे प्रोसीड करेंगे। 148 का नोटिस आएगा। अच्छा 2 एक्सप्लेनेशन वर्क करता है, 2 इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बोलता है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर फ्लैग होती है, फ्लैग कैसे होगी, एक तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बोर्ड के उसके हिसाब से, या कैग बोल देगा, अगर कैग फाइनल ऑब्जेक्शन दे देगा तब तो फिर करना ही है। दूसरा बोलते हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन 1 जब लगेगा वो जनरल रूल है एक्सप्लेनेशन 1, उसमें हमेशा 148A आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में 148A नहीं आएगा, डायरेक्टली 148 का नोटिस आएगा। कब होता है, 133, 133A, 132 एंड देन तुम्हारा उसके बाद किसी और के घर में मिला मनी वगैरह पर था मेरा, तो उस सिनेरियो में ओके। अब 148 का नोटिस आएगा तो 147 में वो तुमसे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, वो तुमको बोलेंगे रिटर्न फाइल करो, उस रिटर्न को डीम कर लिया जाएगा 139 में, ओके। 147 किसके लिए है, 147 प्रोवाइडेड इफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी सिर्फ चार्जेबल टू टैक्स वाले इनकम को ही लेते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम को नहीं लेंगे। एसेस भी कर सकते हैं, रीअसेस भी कर सकते हैं। और अगर कोई और इंफॉर्मेशन मेरे को पता चली जो कि किसी और साल की थी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो हम उसको भी उखाड़ लेंगे बाहर और उसका भी असेसमेंट कर देंगे। और उसके लिए हमको 148 और 148 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये मेन बुक से पढ़ोगे ना दिमाग घूम जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या लिखा है नहीं लिखा है। देखो ड्रॉपिंग ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, इफ एसएससी सेटिस्फाई हिम दैट कि
असेसमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है मेरी टैक्स लाइबिलिटी में, ठीक है। तुम भले ही उसको निकाल के एड ऑन कर दो, मेरा फिर भी 5 लाख के नीचे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं, या मैं बोल दूं कि मैं अपील रिवीजन और रेफरेंस में नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो उस सिनेरियो में नहीं होगा, उस सिनेरियो में ड्रॉप कर देंगे, वो 147 को ड्रॉप कर देंगे इनिशिएट करने के बाद। कब तक खत्म करना है, वही 12 मंथ्स के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व। ध्यान दो, कब तक खत्म करना है, जिस साल नोटिस आएगा उस साल के एंड से 12 महीना के अंदर। 148 का नोटिस जिस साल आए उस साल के एंड से 12 महीने। फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जो उसमें वही लाइन को कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व। जिस साल नोटिस आएगा उस साल के एंड से एक साल के अंदर क्या खत्म करना है, 147 लिखा हुआ है। सारे टाइम लिमिट्स असेसमेंट के यहाँ पे दिए हुए हैं। 147 का 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस इज सर्व यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रूटनी का भी 3 मंथ्स लिखा हुआ है, ऑर्डर का भी 9 मंथ्स लिखा हुआ है, 144 का भी टाइम है, 143, 142 है, सारा टाइम लिमिट यहाँ पे दिया है। जो नहीं लिखा हुआ आज से लिख लेना, बाद में पढ़ते पढ़ते उसको बाद में करेंगे। अब स्ट्रेट अवे अपने चलेंगे रेड करने। आ जाओ रेड करें, सर्च एंड सर्वे 171 पेज नंबर 171 में आ जाओ। अब स्टार्ट होगी रेड। रेड मूवी देखी है सबने? सर्वे सर्वे सर्वा सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वे मतलब क्या होता है, नाम में लिखा है सर्वे। सर्वे आएगा बस जांच पड़ताल करने के लिए। कौन आएगा तुम्हारे घर में? आईटी आएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होता है, याद करो, 116 में पढ़े थे, सारे इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सारे के सारे जितने भी अपने पढ़े थे, उसमें से कोई भी तुम्हारे घर में आ सकता है। तुम्हारे घर में आ सकता है, बिल्डिंग में घुस सकता है, तुम्हारे ऑफिस में घुस सकता है। कैसे? ITA may enter into any building place in its jurisdiction at which business profession charitable activity is carried on। कोई भी बिजनेस वाली जगह पे वो घुस सकता है जहां पे चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है, या बिजनेस हो रहा है, या प्रोफेशन हो रहा है। रिलीजियस वर्ड लिखा है क्या? नहीं, इसलिए रिलीजियस ट्रस्ट का सर्वे नहीं होता है। मंदिर मस्जिद इन लोग का सर्वे हो सकता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ITA किसी भी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है जो उसके जुडिस्ट्रिक्शन में आता है। याद करो, कल जुडिस्ट्रिक्शन पढ़ा था ना, किसका जुडिस्ट्रिक्शन कहाँ फॉल करता है, उसी के हिसाब से तो वो वहां पे एंटर कर सकता है। कब एंटर करेगा, टाइम क्या होगा? अगर प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर कर रहा है तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर एंटर करेगा। अदर्स के केस में आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ठीक। ये एंट्री का टाइम है, एग्जिट का नहीं। एग्जिट वो जब तक चाहे तब कर सकता है, जब तक चलेगी तब तक। रेड मूवी याद है ना, इस तरह पूरे कितने दिनों तक रुके थे, उसी तरह सिर्फ इंटर का टाइम है, एंट्री करने का। आप तो बोले जहां बिजनेस होता है वहीं पे एंटर कर सकते हैं, तो फिर ये अदर्स में क्यों लिखा है? ये अदर्स इसलिए लिखा है, बोलते हैं इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट एट होम देन सर्वे कैन बी डन इवन एट होम। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को घर में रखते हो तो सर्वे घर में भी हो सकता है। अब अगर घर में सर्वे होगा तो वो कब आएंगे? आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। जाएंगे कब? कोई टाइम नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। आने का टाइम है, जाने का नहीं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एंटर कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग या प्लेस में जो उसकी जुडिस्ट्रिक्शन में, जहां बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी हो रहा है। प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर, अदर्स के केस में आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। रिस्ट्रिक्शन इज ऑन एंट्री नॉट एग्जिट। तो मेरे को एक बात बताओ, एक क्लब है, वो क्लब की जो टाइम है वो रात में 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी ना रात में 2 बजे उसके यहाँ चले जाते हैं सर्वे करने। कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका बिजनेस आर है, सबका बिजनेस आर अलग होता है, तो उस अकॉर्डिंगली। दीपांशु यस बोल रहे हो, तुम क्लब में गए हो क्या कभी 3 बजे तक? आओ इधर। अब वहां आके क्या करेंगे? मिठाई थोड़ी खाएंगे तुम्हारे घर आके या तुम्हारे ऑफिस में आके। इंस्पेक्ट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, इंपाउंड भी कर सकते हैं। इंपाउंड मतलब अपने साथ उठा के ले जाएंगे। कितना दिन के लिए? मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज के लिए, सॉरी 15 वर्किंग डेज के लिए, मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए लेके चले जाएंगे। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक करेंगे तुम्हारा कैश, स्टॉक
अदर वैल्यू आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल वैल्यू वाले हैं, वो स्टॉक हो गया, कैश हो गया, इन सबको वो चेक करेंगे, बट इम्पाउंड नहीं कर सकते, अपने साथ लेके नहीं जा सकते इन कैश को, स्टॉक को, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। लेकिन लिस्ट बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या कितना कैश मिला, क्या स्टॉक था, क्या वैल्यूएबल आर्टिकल था, वो बना सकते हैं। प्लेस कर सकते हैं मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एंड मेक कॉपीज ऑफ इट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स उनको मिलेंगे उसका जेरोक्स भी करवा सकते हैं और उसमें एक मार्किंग भी लगा सकते हैं, हाँ चेक हो गया, चेक हो गया, चेक हो गया। कैसे मार्क करते हो तुम लोग? ऐसे वाला, जब चेक कर लेते हो, हाँ यही वाला मार्किंग करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी बंदे का, किसी भी बंदे का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हुआ क्या, हो रही थी दीपांशु की शादी, शादी हो रही थी दीपांशु की, मस्त वाला एक वेन्यू बुक किया था उसने, करोड़ों के ऊपर का वेन्यू था। अब डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ लगी इसकी वेन्यू देख के, दीपांशु को देख के और उसका एक्सपेंस देख के, दीपांशु एक्सपेंस, दीपांशु एक्सपेंस, मैच ही नहीं हो रहा है दोनों। अब दोनों मैच नहीं हो रहा है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, सर्वे। सर्वे करने के लिए डिपार्टमेंट क्या किया, बिना लिफाफा, बिना सर पे कुछ पहने स्ट्रेट अवे इसकी शादी में घुस गया, पूरे सबको लेके। अब दीपांशु घबरा गया, यार शादी यार रुक जाएगी, क्या कर रहे हो तुम। तो बोला जाता है कि किसी भी फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट का अगर सर्वे हो रहा है तो वो जब खत्म हो जाए उसके बाद ही सर्वे करना, नहीं तो बेचारे की शादी टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए शादी नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो पोपट लाल बन जाएगा दीपांशु। इसीलिए क्या करेंगे, जब इसकी शादी हो जाएगी उसके बाद सर्वे कंडक्ट करेंगे वहां पे। अच्छा, शादी हो जाएगी उसके बाद कंडक्ट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वहां रुकेंगे, नहीं, वहां रुकेंगे, खाने की प्लेट देखेंगे, 3,000 की प्लेट, 3 लाख इसके मेहमान, वो वहां कैलकुलेशन कर सकते हैं बैठ के, टेंशन मत लो, ठीक है। और खाना भी खाएंगे, और क्या क्या खाएंगे पता नहीं। नॉन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अगर नहीं करोगे तो याद करो 131 में समन इशू कर सकता है क्या आईटीए? फूफा जी नहीं है वो, उसके इधर आओ, ठीक है। समन इशू कर सकता है क्या, याद करो 131 में कल पढ़े थे अपने कि समन भी इशू कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास सिविल का पावर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो वो समन इशू कर देगा। अगर दीपांशु की शादी में गए, दीपांशु कोऑपरेट नहीं किया तो दीपांशु के ऊपर समन आ जाएगा कि भैया ऑफिस में मिलो, आओ, ठीक है। रेड में, ठीक है, सर्च एंड सीजर। बेसिक, क्या बेसिक है, कौन ऑथोराइज करेगा, ठीक है, कौन परमिशन देगा कि जाओ जाके सर्च करो। रेड मूवी याद है, पहले परमिशन लेके आता है वो सुबह सुबह एकदम, रात में शायद, उसके बाद लेटर आता है सुबह सुबह, फिर वो जाता है रेड करने के लिए। तो परमिशन कौन देता है, पीडी, डीजीआईटी, पीडी, जीजी, पीसीसी, सीसी, पीसीसी, कौन, कुछ नहीं, डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और इनके प्रिंसिपल। डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और इन सबके प्रिंसिपल, ये लोग परमिशन दे सकते हैं, ये परमिशन हमेशा दे सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे दिए गए 4 लोग तभी परमिशन दे पाएंगे जब बोर्ड ऑथोराइज करेगा इन 4 लोग को। किसको, एडी को, एसी को, जेडी को, जेसी को। याद करो ये लोग एकदम बराबर बराबर में थे जब कल अपने बनाए थे। ये लोग परमिशन देंगे, ये लोग ऑथराइज करेंगे, ये लोग रेड करेंगे क्या, नहीं, रेड ऑफिसर करेगा, ये लोग सिर्फ परमिशन देंगे। कौन परमिशन देगा, देखो डायरेक्टर जनरल, सीसी या कमिश्नर, ये लोग के प्रिंसिपल भी, ये लोग कभी भी दे सकते हैं। नीचे दिए गए 4 लोग कब देंगे, जब इन लोग को बोर्ड पावर देगा कि जा भैया करके आ। तो ये लोग कौन है, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर। याद करना है, हाँ याद करना है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द ऑथोरिटीज मेंशन्ड अबव आर ऑथराइजिंग ऑफिसर्स, ये लोग ऑथराइज करते हैं। ये लोग किसको ऑथराइज करेंगे, सबऑर्डिनेट को, टू कंडक्ट द सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। अच्छा थोड़ी लगेगा कमिश्नर किसी के घर में बैठा हुआ है और बैठ के उसका तोड़फोड़ कर रहा है, नहीं नहीं, ऑफिसर से करवाएंगे ना, ये लोग सिर्फ परमिशन देगा। अब क्या रीजन टू बिलीव हो सकता है, रीजन टू बिलीव क्या हो सकता है, किसके बेसिस पे रेड हो सकती है। रेड तभी होगी जब ये तीनों में से कुछ एक सेटिस्फाई होगा। क्या समन इशू किए थे 131 में, या नोटिस दिए थे 142(1) में। 142(1) की नोटिस याद है, स्टार्ट होता है वहीं से असेसमेंट,
डिटेल्ड असेसमेंट वहीं से स्टार्ट होता है 142(1) से, ठीक है। 131 का समन आया था तुम्हारे पास, या तो तुमको 142(1) में नोटिस दिए थे एंड यू फेल टू कंप्लाई विथ इट, या तो समन और नोटिस को तुम कंप्लाई नहीं करोगे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट को। एक एक तुम्हारा पास्ट टेंस है, एक तुम्हारा मतलब फ्यूचर टेंस है कि ऐसा शायद तुम करोगे। अगर ऐसा डिपार्टमेंट को लगता है फिर भी वो रेड कर सकते हैं। 131 समन, ये इसमें पढ़े थे ना, सिविल कोर्ट का उसके पास पावर है टू इशू कमीशन फोर्स, एंड फिर यहाँ पे तुम्हारा इंस्पेक्शन समन के लिए बुला सकता है, ये इसकी बात कर रहा है, ये 131 है। That a person to whom a summon या notice has been or might be issued will not or would not produce or cause to be produced any books of accounts या other documents to any proceeding other income tax। तो फर्स्ट वाला तुम्हारा बोल रहा है कि तुमने ऐसा किया है, सेकंड वाला बोल रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। प्रोबेबल है ये कि तुम वो समन देंगे, तुम नहीं आओगे, तुमको नोटिस देंगे, तुम जमा नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है। और या तो फिर वही गर्लफ्रेंड के घर में कोई सामान, क्या कर सकते हैं। A person is in possession of any valuable article including money, bullion, jewelry that has not been disclosed or would not be disclosed by person in the income tax। यानी अगर मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसके पास मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, और डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, और या तो डिस्क्लोज किया ही नहीं है, डिपार्टमेंट को पता चल गया कहीं से, ठीक है, खबरी लोग से, तो उस सिनेरियो में भी रेड कर सकते हैं। ओके, याद करो रेड मूवी देखी थी, उसको कॉल आया था रात में, कॉल आया था तो मंदिर में गया था तो उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वो घर लेके आया था, फिर फाइल को चेक किया था, चेक करने के बाद ही गया था बड़े ऑफिसर के पास, और उसके बाद वहां से परमिशन लेके आया। ये पूरी मूवी जो रेड वाली है ना, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है अच्छे से। यानी मेरे से क्लास नहीं लिया, लेकिन अच्छी जगह से क्लास लिया था डायरेक्टर ने, ठीक है। आओ, कैन यू प्लीज रिपीट पार्ट 3 बोलता है अगर कोई भी बंदा इन पोजेशन ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल, मनी, बुलियन वगैरह है, और डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया इसके बारे में, या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, दोनों प्रोबेबल भी कवर्ड है एंड एक्चुअल भी कवर है, तो फिर वो रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने क्या पढ़े थे रेड कब होता है, जब रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव क्या हो सकता है, समन भेजा या नोटिस भेजा 142(1) का, तुम आई नहीं, इधर फोकस करो दीपांशु, या समन या नोटिस भेजेंगे और तुम आओगे नहीं, डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है, और या तो तुम पोजीशन में हो किसी भी वैल्यूएबल आर्टिकल के, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एंड तुमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, या तुम उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट को, तो इस सिनेरियो में रेड कंडक्ट हो जाएगी। रीजन टू बिलीव जो है ना, वो तुमको रिकॉर्ड करना है, पर तुमको डिस्क्लोज नहीं करना है, ना तुमको किसी पर्सन को बताना, ना किसी अथॉरिटी को बताना, ना अपीलेट ट्राइब्यूनल, तुमको हाईकोर्ट कहीं किसी को नहीं बताना है कि किस रीजन के बेसिस पे तुमने रेड कंडक्ट की थी, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके डिपार्टमेंट अपने अंदर के पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर देंगे। कॉन्फिडेंशियल टिप, राइट। चलो, सुबह की बात है, सुबह 7 बजे की बात है, ठीक है। टिंग टोंग बचा, मैंने गेट खोला, मेरे सामने आईटीओ, ठीक है, ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो बोल रहे करेंगे रेड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर मेरा नहीं है, गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है। अब वहां पे मैं हूँ और वहां पे हो गई रेड। अब वहां पे रेड होगी तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, गेट खोलेंगे, धक्का मारेंगे, अंदर आएंगे, तो वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे और सर्च करेंगे उस बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा है, या उनको लगता है कि वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन एक्सेट्रा रखा हुआ है, ठीक है। मैं साइड में खड़ा हूँ, वो अंदर घुस गए, चेकिंग चल रही है, मैं खड़े खड़े देख रहा हूँ। फिर क्या हुआ, अंदर गए रूम में, बेडरूम में जैसे ही गए, अलमारी मिला, ठीक है, अलमारी में लगा था ताला। अब अलमारी में लगा था ताला, उसने मुझसे मांगा कि चाबी दो। पूरी कहानी सुन लो, गर्लफ्रेंड घर पे नहीं है, मैं अकेला हूँ घर पे और मुझको नहीं पता चाबी कहाँ रखी हुई है। अब क्या होगा, तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ देंगे, मेरे को नहीं, अलमारी को, ठीक है।
ब्रेक ओपन एनी लॉक और एनी डोर एनी बॉक्स एनी लॉकर अगर कीज अवेलेबल नहीं है, तोड़ के निकाल लेंगे। सर्च करेंगे किसी भी पर्सन को हु गॉट आउट और इज अबाउट टू गेट इन और इज इन दी बिल्डिंग, बिल्डिंग में किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं, वो किसी भी बंदे की चेकिंग कर लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला तो इम्पाउंड नहीं करेंगे, ध्यान दो इम्पाउंड वर्ड नहीं है यहाँ, क्या वर्ड है, सीज, सीज कर लेंगे उसको, अपने साथ उठा के लेके चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आने वाला है। खैर अब तो वैसे भी टैली वगैरह होता है तो बैकअप लेके चले जाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, सीज कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है वहां पे, वो जैसे ही उन्होंने बेड उठाया ऐसे ही अंदर माल ही माल भरा पड़ा है पूरा, क्या करेंगे, माल लेके जा पाएंगे नहीं। स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं करेंगे, नहीं तो धंधा कैसे चलेगा, तो स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा सकते हैं, उसका कॉपी भी बना सकते हैं। सर्च कर सकते हैं किसी भी बंदे को जो उस बिल्डिंग में घुसने वाला है या बाहर निकलने वाला है, दोनों को। अभी कहाँ भी बताऊंगा, आओ तो इधर, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंटर करेंगे बिल्डिंग में, प्लेस में, वेसल में, व्हीकल में, एयरक्राफ्ट में। अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या सिर्फ बिजनेस वाली जगह पे, कि कहीं पे भी रेड हो सकती है, कहीं पे भी रेड हो सकती है, ठीक है। तो जहां पे उनको सस्पेक्ट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या डॉक्यूमेंट्स है या मनी है या बुलियन है, तो वो क्या करेंगे, वहां पे रेड कंडक्ट कर लेंगे। ताला का चाबी नहीं दोगे तो लॉकर तोड़ देंगे, किसी भी बंदे को चेक कर सकते हैं, सीज कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं करेंगे, यहाँ एक एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना, हंसी हंसी में भूल मत जाना। मार्क लगा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लगा सकते हैं, उसका कॉपी भी ले सकते हैं और किसी भी बंदे का चेकिंग कर सकते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही रेड उन्होंने कंडक्ट की, चेकिंग वेकिंग की, एक बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल आइटम मिल गया उनको, जो कि वो वहां से उठा के नहीं लेके जा सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि वहां से लेके ही नहीं जा सकते वो। तब क्या होगा, तब वो मेरे को एक नोटिस दे देंगे और बोलेंगे कि तुम, जैसे देखो नोटिस एक्चुअली आना किसका चाहिए था, गर्लफ्रेंड के लिए, नहीं आएगा क्योंकि वो है नहीं, तो मैं हूं, तो जो भी इमीडिएट पोजीशन में होगा उसको ही नोटिस आ जाएगा कि कुछ भी हो जाए तुम इस बड़े वाले गिफ्ट को यहाँ से लेके नहीं जाओगे, ठीक है। Where it is not possible or practicable to take physical possession and remove any asset to safe place due to its volume, weight या other physical characteristics, या इट इज इन डेंजरस नेचर, ठीक है, डेंजरस नेचर वाला गिफ्ट था वो एक्चुअली, इसीलिए नहीं लेके जा सकते। तो एओ में सर्व एन ऑर्डर ऑन ओनर या पर्सन इन इमीडिएट पोजीशन दैट ही शैल नॉट रिमूव विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सच एओ एंड इट विल बी डीम्ड सी सर, क्या बोलेंगे, डीम्ड सीजर बोलेंगे उसको, मान लिया जाएगा कि उसको सीज कर लिया गया, वहीं पे रखे। और देखो जो ऊपर अपने पढ़े ना डीम सीजर, ये उसी का अपोजिट है, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट या प्रोहिबिटरी ऑर्डर। ये बोलता है अदर देन अबव रीजन, यानी अदर देन वॉल्यूम, वेट या अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या डेंजरस नेचर, ये रीजन छोड़ के कोई और रीजन की वजह से अगर उसको नहीं लेके जा सकते, तो फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन देंगे उसको, ओनर को या इमीडिएट ओनर को, कि वो रिमूव नहीं करेगा उसको विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सच एओ, एंड ऑर्डर बियॉन्ड 60 डेज, यानी मैक्सिमम 60 डेज का ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन या प्रोहिबिटरी ऑर्डर आ सकता है। ओके, अब हुआ क्या, चेकिंग चल रही थी, चेकिंग चलते 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 उसने खोली अलमारी, अलमारी से निकल रहा है डायमंड नेकलेस, ज्वेलरी, भर भर के कैश, ठीक है। अब मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात ये है कि जो ऑफिसर है वो मेरे को देख रहा है, हम ऑफिसर को देख रहे हैं और हम ज्वेलरी को देख रहे हैं। हम सोच रहे ये कहां से आया, ऑफिसर सोच रहा है ये बताएगा कहां से आया, अब मुझको पता ही नहीं है वो कहां से आया, तो मैं कहां से बताऊं, क्या मतलब कोई और गिफ्ट दिया बेस्ट फ्रेंड, नहीं मुझे नहीं पता कहां से आया, आया उसके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो मेरा है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेरे हैं, उसमें जो जो लिखा है वो सब मेरा है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, ठीक है। Where any books of account, bullion, jewelry are found in possession of any person, it may be presumed that it belongs to such person. Content of such books of accounts are true. All documents are in handwriting of such person, and any stamp attestation is presumed to be done by such person only. यानी पकड़ा गया तो पकड़ा गया,
This will be on YouTube. Yes, obviously. चलो, यहां तक किसी को डाउट मेरे गर्लफ्रेंड के ऊपर छोड़ के? मान लो चेकिंग हुई, ठीक है। अब वहां तो चेकिंग हो रही थी, चेकिंग होते होते डिपार्टमेंट को दिखा मेरे हाथ में सोने का चेन, सोने की अंगूठी, सोने का डायमंड नेकलेस वगैरह सब कुछ दिख गया उसको मेरे हाथों में, मेरे शरीर में। अब वो सोच रहा है कि तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम ये बताओ। तुम, अब मैं सोच रहा हूँ यार ये तो थोड़ा फंसाने वाली बात है, मेरे पास कहाँ से आया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोचा तोड़ दूं उसके सामने, तो मैंने तोड़ दिया, चू दिया, ये लो नहीं है मेरे पास। वो बोला नहीं, अब तो मैंने देख लिया, अब तो ये तुम्हारा ही है, जो कि मैंने देख लिया और लिस्ट बना ली है। अब तुम चूड़ी तोड़ो या जो करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो तो मेरे पे भी स्टार्ट कर दिए रेड। मतलब सोचो मेरी हालत, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पे भी रेड स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरे पे रेड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं था पढ़ा लिखा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बोला तुम मेरे पे रेड नहीं कर सकते हो। बोला क्यों? मैंने बोला तुम्हारा जुडिस्ट्रिक्शन ही नहीं है मेरे ऊपर, मेरा जुडिस्ट्रिक्शन अलग है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा थाम्बा, मैं रेड कर सकता हूं अगर मेरा जुडिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर, और तुमसे सारे डॉक्यूमेंट, सारे मनी बुलियन सब कलेक्ट कर सकता हूं, और इसको हैंडओवर कर दूंगा उस वाले असेसिंग ऑफिसर को जिसका जुडिस्ट्रिक्शन है तुम्हारे ऊपर, 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच सर्च। ठीक है। Where authorized officer no jurisdiction over the person searched by him, the books of accounts or other document, money, bullion, jewelry, other valuable article shall be handed over by authorized officer to the assessing officer having jurisdiction over such person within a period of 60 days from the date of completion of such search। ठीक है, ये कर लेगा वो। ओके, प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं क्या? प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, हाँ कर सकता है। अगर उसको लगता है विजय माल्या वाला केस है, ये तो फरार हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ऑथराइज ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और सीजर और विद इन अ पीरियड, या तो सर्च के दौरान या तो सीजर के दौरान, या तो 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च, रीजन रिकॉर्ड कर लेगा राइटिंग में, प्रायर अप्रूवल ले लेगा। अच्छा देखो किसका अप्रूवल ले रहा है, डायरेक्टर जनरल का या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर। याद करो ये लोग कौन है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, इसीलिए इन लोग का परमिशन ले रहा है। तो प्रोविजनली अटैच कर देगा। कितने दिनों के लिए अटैच रहेगी? 6 मंथ्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। 6 महीने के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकता है। कब कर सकता है? ड्यूरिंग भी कर सकता है, आफ्टर भी कर सकता है, लेकिन 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ओके, अब मान लो कि उसके पास, उसको जो ज्वेलरी मिली है वहां से, उस ज्वेलरी का मार्केट वैल्यू उसको नहीं पता है, तो क्या करेगा वो? वीओ के पास भेजेगा अंडर सेक्शन 142 ए। याद करो 142 ए पढ़ा था, 142 ए में वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजेगा 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च वाज कंप्लीटेड। जिस दिन भी कंप्लीट हुआ वहां से 60 दिन के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजेगा कि भैया बता इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, भैया बता इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। सबमिट करेगा रिपोर्ट 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ सच रेफरेंस। कौन सबमिट करेगा? वीओ, ये वीओ की बात कर रहा। वैल्यूएशन ऑफिस सबमिट करेगा 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ सच रेफरेंस। ओके, अब क्या हुआ, अब रेड हुई, ठीक है, रेड स्टार्ट हुई है, मैं वहां बैठा हुआ हूँ शांति से, रेड चल रही है। वो पूछ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ है। हम उसको बोल रहे अरे आप तो अभी आए, इसके पहले जीएसटी ऑडिट वाले आके गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लेके चले गए, मतलब जीएसटी ऑडिट भी हो चुका है मेरे ऊपर उसी दिन, और बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी वाले उठा के लेके गए। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो डिपार्टमेंट है वो जीएसटी ऑफिसर के पास लेटर लिखेगा कि भैया तेरा काम हो गया है, वो बोलेगा हाँ हो गया, भिजवा दे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जीएसटी वाला उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भिजवा देगा। तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या मनी या बुलियन आर अंडर द कस्टडी ऑफ एनी ऑफिसर अंडर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में हुआ था, मामला वगैरह सब जगह खुल गया मेरा केस, सब जगह मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी, बुलियन सब पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा? इंडिविजुअली जाएगा, जहां से जो पड़ा हुआ उससे वो मांग के लेके आएगा। इसी को 132 ए बोलते हैं, लिख लेना, अभी लिंक लगाऊंगा। डायरेक्टर जनरल, अच्छा कौन ऑथराइज करेगा? डायरेक्टर जनरल, इन्वेस्टिगेशन विंग वाले। एओ को
टू रिक्वायर द ऑफिसर अंडर एनी अदर लॉ टू डिलीवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एओ। अपने ऑथराइज किसको कर रहा है डायरेक्टर जनरल? अपने वाले एओ को। फिर वो एओ एक लेटर लिखेगा वहां उस वाले एओ को, दूसरे लॉ वाले को, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह दे दो, तो फिर वो दे देगा। द ऑफिसर अंडर रिस्पेक्टिव लॉ शैल डिलीवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एओ इफ इट नो लॉन्गर नेसेसरी टू रिटेन देम। मतलब वो अपना जो भी उनका काम है जिसलिए उन्होंने लिया था, हाँ बहुत बड़ा गफला किया वो वाला ले लेंगे वो, ठीक है। चलो इधर आते। Books of accounts etc. sheets shall not be retained for a period exceeding 30 days from the date of order of assessment under 147। कब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे? तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे 30 दिन तक, ठीक है। लेकिन 30 दिन कहां तक? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 147। तो इससे मेरे को एक चीज समझ में आया, एक लिंक मेरे को फटाफट लगाओ। अल्टीमेटली असेसमेंट कौन सा सेक्शन में होगा? 147 में, ठीक है। और 147 में असेसमेंट होगा तो 148A फॉलो करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद करो सर्च और सीजर में फॉलो नहीं करते हैं, सर्च सीजर में अपने फॉलो नहीं करेंगे। डायरेक्ट 148 का नोटिस आएगा और 147 का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हुआ क्या, वो जो एसेट लेके जा रहा था, मैंने बोला कि मेरे को सब पता है, मेरे को सब आता है। मैं गया, मैंने उसको बोला कि ये जो एसेट है जो तुम लेके जा रहे हो ये मैंने ही दिया था, ये इसका नेचर, ये इसका सोर्स। तो वो क्या करेंगे, विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एसेट वाज सीज्ड, अगर एसएससी एप्लीकेशन कर देता है और एक्सप्लेन कर देता है नेचर एंड सोर्स, तो जो भी अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है वो रिकवर कर लेंगे उस एसेट से एंड रिमेनिंग पोर्शन को रिलीज कर देंगे प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआईटी और सीआईटी। देखो अब सीसीआईटी और सीआईटी आ गया है, क्यों? क्योंकि सर्च कंप्लीट होने के सर्च हो गया, उसके बाद असेसमेंट शुरू हो चुका है ना, इसलिए रिमेनिंग एसेट रिलीज कर देंगे 120 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च। और टेंशन मत लो, जो भी एसेट रिलीज करेंगे, जब उठा के लेके गए और जब रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट 0.5% पर मंथ और पार्ट करके इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करा जाएगा। 0.5% पर मंथ और पार्ट करके इंटरेस्ट के साथ रिफंड किया जाएगा। यहां पे खत्म होता है आपका सर्वे एंड रीड। तो अपना जो मेन चार्ट है उसमें अपने ये वाला भी खत्म कर दिए एंड रुको, ये वाला भी खत्म कर दिए एंड ये वाला भी खत्म कर दिया, और ये वाला तो ऐसे ही खत्म है। तो पूरा असेसमेंट प्रोसीजर खत्म हो गया। नहीं रे, अभी पूरा असेसमेंट प्रोसीजर नहीं खत्म हुआ, चार्ट अपना खत्म हो गया असेसमेंट प्रोसीजर का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना 75% असेसमेंट प्रोसीजर का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, सिर्फ 25% बचा हुआ है। एंड अपना नॉन रेसिडेंट 40% हो गया, 60% नॉन रेसिडेंट बचा हुआ है। बस ये दो चीजें अपने को कंप्लीट करनी है ना, अपना पूरा सिलेबस ओवर। Okay, so that's it. Thank you very much for joining in. Like, subscribe, share कर देना।